नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी पर बात करेंगे। इंडियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, यानी भारत में लोकतंत्र का कौन सा मॉडल हमने अपनाया है। बहुत सारे मॉडल होते हैं, अध्यक्षात्मक मॉडल होता है, संसदीय मॉडल होता है। जैसे कि अमेरिका ने अध्यक्षात्मक मॉडल को अपनाया है तो भारत ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाने के पीछे क्या कारण थे, इस पर हम आज चर्चा करने का काम करेंगे। मित्रों, चर्चिल ने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को शासन व्यवस्था का सबसे खराब रूप बताया था। चर्चिल का मानना था कि लोकतंत्र के अंदर भीड़ तंत्र में बदल जाता है और भीड़ तंत्र के माध्यम से वहां पर खिच्चाखच्ची के माध्यम से शासन होता है, जहां लोगों की वास्तविक समस्याओं को नहीं उठाया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत में संसदात्मक व्यवस्था की, तो हम ये जानते हैं कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था के स्वरूप को अगर हम समझते हैं तो इसके स्वरूप को हम 1600 ईस्वी के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और ब्रिटेन का प्रभाव भारत पर बढ़ने लगता है, उसी के स्वरूप में समझने लग जाते हैं। मित्रों, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है। एक डायरेक्ट होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव होती है। डायरेक्ट जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर हम उसमें भाग लेते हैं, और इन रिप्रेजेंटेटिव में अप्रत्यक्ष रूप से हम भाग लेते हैं। जैसे कि हम अपना विधायक चुनते हैं और अपना विधायक जाकर फिर हमारा प्रतिनिधित्व लेजिस्लेचर में करता है। जब भारत ने इस व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि भारत एक विशाल आकार वाला देश था जहां विभिन्न धर्मों संप्रदायों के लोग रहते थे, और जब भारत ने इस व्यवस्था को अपनाया तो इस व्यवस्था को अपनाने के पीछे ब्रिटिश से सत्ता स्थानांतरण की प्रक्रिया जब भारत में हो रही थी तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में यह बात थी कि भारत में इस प्रकार का शासन स्थापित करे ताकि उनको पूरे विश्व में बोला जाए कि अच्छा, बहुत अच्छा शासन किया था, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सत्ता स्थानांतरण किया था। और ब्रिटिशर्स ने यह काम मित्रों 1861 से करना प्रारंभ कर दिया था, जब भारतीय परिषद के नाम से उन्होंने इंडियन काउंसिल के नाम से संस्था की स्थापना की। भारत शासन का उन्होंने नाम लिया और लॉर्ड मैकाले को विधि शासन का अधिकारी बना दिया। ये प्रक्रिया वहां से प्रारंभ होती है और देखते हैं हम 1891 तक आते आते उन्होंने भारतीय प्रांतीय स्वरूप से आने वाले जो नेता थे, उनको ये अधिकार दे दिया कि वो बजट पर चर्चा कर सकते हैं, वो वित्तीय मामलों की बात कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक स्वरूप पैदा करने का काम हो रहा था। 1909 के अंदर उन्होंने पूर्व क्वेश्चन पूछने का अधिकार दे दिया, और 1919 के 12 शासन अधिनियम में हम देखते हैं कि किस प्रकार से द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना कर दी। मगर मित्रों, एक क्वेश्चन हमेशा था, क्योंकि जब साइमन कमीशन भारत आता है तो साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट में इस बात को बार बार दोहराता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भारत को एक ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी की जरूरत है जो पूरे देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित कर सके, मॉनिटर कर सके। और उनका जो निगाहें थी, उनकी जो विचार था, वो कहीं ना कहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली की तरफ था। मगर ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का स्वरूप था, और ब्रिटेन अपनी संसदीय प्रणाली की तर्ज पर मित्रों यहां पर संसदीय व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। अब मैं यहां पर आपको संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में अंतर बताना वाजिब समझता हूं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में मित्रों एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां विधायिका और कार्यपालिका के मध्य पृथक्करण का सिद्धांत होता है, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होगी। और क्योंकि कार्यपालिका के अंतर्गत अगर वहां के राष्ट्रपति के पास किसी भी व्यक्ति को अपनी मंत्रिपरिषद में शामिल करने का अधिकार होता है, यानी कि कोई भी जो उनका जो मंत्री होगा वह विधायिका का सदस्य नहीं होगा, यानी वहां पर कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा, और अगर उत्तरदायित्व होगा तो वह राष्ट्रपति के प्रति होगा। तो कहीं ना कहीं वह पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करती है। और उसके अंतर्गत मित्रों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन का एक टेन्योर होता है, फिक्स टेन्योर। जैसे अमेरिका में 4 साल वहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल है, तो एक फिक्स टेन्योर होता है। और महाभियोग के अलावा वहां के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती है, महाभियोग से उसको हटा सकते हैं, जो एक लंबी प्रक्रिया है। कभी किसी दूसरे वीडियो में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, मगर अभी इतना समझ लीजिए कि वहां पर किसी भी प्रकार से कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है। वहां पर कार्यपालिका और विधायिका के अंदर पृथक्करण का सिद्धांत होता है, और वहां का राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, और राष्ट्रपति के प्रति वहां पे जो कार्यपालिका है वह उत्तरदायी होती है, और उसका एक फिक्स टेन्योर होता है। जब हम संसदात्मक व्यवस्था की बात करते हैं तो संसदात्मक व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की पालना करती है। यहां पर विधायिका जो है, विधायिका के गर्भ से ही कार्यपालिका निकलती है, यानी कि विधायिका ही कार्यपालिका को पैदा करती है। सारे सदस्य चुनकर आते हैं, विधायिका का हिस्सा बनते हैं, और वहां से जिसको मेजोरिटी होती है वही अपनी सरकार बनाता है, कार्यपालिका बनाता है। और मित्रों देखिए, फिर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है, और
सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी यहां पर लागू होता है। तो कहीं ना कहीं भारत में उत्तरदायित्व की भावनाओं को स्थापित करने के लिए, ताकि लोगों के प्रति उन कार्यपालिका जिम्मेदार रहे, उसको लागू करने के लिए कहीं ना कहीं भारत ने इस व्यवस्था को अपनाने का काम किया। और जब भारत इस व्यवस्था को अपना रहा था तो इसके गुण अवगुण से भी भारत परिचित था, क्योंकि भारत एक विशाल आकार वाला देश था जहां विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग रहते थे, विभिन्न पंथ और विभिन्न प्रकार के मतों को मानने वाले लोग रहते थे, और उन लोगों को किस प्रकार से शासन व्यवस्था में प्रतिनिधित्व दिया जाए, यहां पर यह क्वेश्चन मित्रों ये भी था। मगर जब हम पार्लियामेंट्री मॉडल की बात करते हैं तो इसके कई सारे गुण थे और उन गुणों को भारत में अपनाने की जरूरत थी, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था, भारत एक नवोदित राष्ट्र बनने वाला था और ब्रिटेन से भारत में सत्ता हस्तांतरण होने वाली थी। जब ब्रिटेन से भारत में सत्ता हस्तांतरण होने वाली थी तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि कुछ समय बाद ही भारत में तानाशाही शासन की स्थापना हो जाए। भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करना था जहां सबके हितों को साथ लेकर चलने वाली भावना के ऊपर वह काम कर सके, जहां सबको साथ, सबका विश्वास, सबका नजरिया वहां पर उस व्यवस्था का हिस्सा बन सके। शायद यही कारण था कि ब्रिटेन ने संसदीय व्यवस्था को ज्यादा प्रायोरिटी दी और संसदीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि मित्रों जब हम बात करते हैं तो हम एक सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है कि आपका जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो संकल्पना है वह एक दिन की संकल्पना नहीं होनी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना में आपके वैचारिक ढांचे का अंतर्गत एक स्टेबिलिटी, एक संरचना, एक समतलता होनी चाहिए जो एक लंबे विजन के साथ आगे चलती हो। और भारत में शायद यही दिए थे। भारत में केवल किताबी या संविधान के अंदर सामाजिक आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई है, उसको वास्तविकता में उतारने की भी बात की गई थी। और जब लाहौर रेजुलेशन पास होता है तो कांग्रेस के अंदर इस चीज पर डिस्कस करना था कि भारत में किस प्रकार से सामाजिक न्याय की संकल्पना को स्थापित किया जा सके, किस प्रकार से भारतीय मूल्यों, भारतीय परंपराओं के अनुरूप, भारतीय मूल्यों और भारतीय परंपराओं के अनुरूप शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सके। क्योंकि मित्रों जब हम डिस्कशन, डिबेट की बात करते हैं तो प्राचीन समय से हम देखते आते हैं महाभारत का के अंदर और महाजनपदों के अंदर इस भावना को हमेशा भारत में सभा समितियों की जैसी चर्चा हमारे इतिहास के अंदर मिलते हैं। तो भारत में एक परंपरा रही है जहां डिस्कशन और डिबेट के माध्यम से निष्कर्ष में पहुंचा जाता है, जहां इस चीजों को देखा जाता है कि उसको एक तराजू में तोलकर आगे बढ़ने का काम किया जाता है। और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत हमने ये देखने का काम किया था। और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को भारतीय डेमोक्रेसी का मॉडल बनाने के अंदर महत्वपूर्ण काम यह था कि कहीं ना कहीं सभी वर्गों को, सभी धर्मों को शासन व्यवस्था का हिस्सा बनाया जा सके, सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके और सभी के हितों की पालना के लिए सभी संप्रदाय और मत मतांतरों के लोगों को भी इस व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाए। तो अब हमने इस चीज को देखने का प्रयास किया कि एक मॉडल को हमने अपनाने के लिए क्या जरूरत थी, क्यों जरूरत समझी। मगर अब एक चीज यह देखना है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स क्या है, क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो मित्रों यहां पर विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है, मंत्रिमंडल का यानी कार्यपालिका का, क्योंकि जब कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है तो कोई भी कार्य करना होता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी प्रकार का गलत डिसीजन या गलत नीति वो बनाएंगे तो उनको अपने सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी उनके प्रति रहती है, उनके मन में कभी भी तानाशाही रवैया अपनाने की एक इच्छा शक्ति भी वह नहीं कर सकते। दूसरे मित्रों यहां पर राष्ट्राध्यक्ष और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष उसको माना जाता है राष्ट्रपति को, और प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। आर्टिकल 75 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार होगा, मगर वही आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही कानूनों को अनुमोदित करेगा। ये देख लीजिए एक विरोधाभास है। तो कहीं ना कहीं यह माना जाता है कि जो सोवरेनिटी है, जो इंडिया की सोवरेनिटी है, वो प्रधानमंत्री के अंतर्गत होती है और राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र की शक्तियां लेकर रखता है, राष्ट्रपति जो नाम मात्र की शक्तियां होती है। हालांकि ग्लेडहिल ने 200 देखा था, ग्लेडहिल जैसे विचारकों ने ऐसा कहना था कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो तानाशाह बन सकता है, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती है। मगर वास्तविकता में इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर या इंडियन मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री मॉडल में इस प्रकार की शक्तियों की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। ग्लेडहिल का जो सपना था शायद वो साकार नहीं हो पाएगा। मगर अभी हमें इस चीज को समझना है कि किस प्रकार से जो राष्ट्राध्यक्ष और हेड ऑफ गवर्नमेंट के अंदर किस प्रकार से डिफरेंस है। तीसरा में तो रूल ऑफ मेजोरिटी यानी बहुमत का शासन स्थापित होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। जब रूल ऑफ मेजोरिटी की बात करते हैं तो आपको जितना बहुमत होगा, यानी आप अगर
एक सीमा है, उस सीमा से ज्यादा वोट प्राप्त करते हो तो आप रूल ऑफ मेजोरिटी के अंदर आ जाएंगे और ये आपका शासन होगा। तो रूल ऑफ मेजोरिटी का भी यहाँ पर मित्रों एक संकल्पना है। एक अलग जो है सुप्रीम कोर्ट है, जो सेपरेशन है, जो आपकी चीजों को देखेगा कि आपकी पॉलिसीज ठीक है नहीं है, आपका सिस्टम ठीक है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट की एक स्वतंत्र, एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी की स्थापना यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में होती है, जो ये चीज को देखने का प्रयास करता है कि भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा काम करता है। एक इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस होती है जो पूरी तरह से केंद्र के अधीन में होती है। एक फेडरल सिस्टम काम करता है। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर वह मेरिट्स थे जिनके अंतर्गत काम करके कहीं ना कहीं हमारे भारतीय राजनीतिक विचारकों को इस बात का अंदाजा था कि भारत में एक स्टेबल सिस्टम स्थापित करना है। और जब एक स्टेबल सिस्टम स्थापित करना है तो उसके लिए हमें एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना होगा जो भारत की परंपराओं को, भारत की मूल्यों के समावेशन के साथ ही भारत में सभी हितों के, सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को बात किया जा सके। क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में मल्टी पार्टी सिस्टम की बात भी होती है, और जब मल्टी पार्टी सिस्टम के लोग यहाँ पर आते हैं, विभिन्न आइडियोलॉजी के लोग यहाँ पर आते हैं, सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाता है और एक समावेशी, एक समावेशन के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का संचालन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आगे हम देखेंगे कि इसका पोस्टमार्टम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसका पोस्टमार्टम क्या रहा, क्या इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम सही हो पाया, सही स्थापित हो पाया, या इसमें भी कुछ कमियां रही है। इस वीडियो के माध्यम से हमने एक बेसिक ओवरव्यू या एक ड्राफ्ट खींचने का काम किया है। अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।